Bismillahirrahmanirrahim. This is the next poem, the delight song, 17th poem according to number and next according to smart syllabus. Uh, देखिएगा जी, just look at the picture and describe it. What type of life, what type of culture there is depicted in the picture. कौन सी लाइफ है जी जो आपके सामने नजर आ रही है? जी, who will answer? Have you had any idea about it? Anyone? No idea? लड़ाई झगड़े की। और कभी आपने ऐसी मूवी देखी हो जिसमें को अफ्रीकन कल्चर को दिखाया गया हो, तो अक्सर आपको इस तरह के सर्कल में घूमते हुए जिंगल अल्लाहू करते हुए नजर आते हैं। तो ये हमारे कुछ इलाकों के ऐसा कल्चर है जहां पे इस तरह का आपको ट्रेडिशन, इस तरह के कस्टम हमें नजर आते हैं, जिनके रस्म रिवाज डिफरेंट है। ये जो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है, ये अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन या रेड इंडियन ट्राइब्स के कल्चर है। अमेरिका जब डिस्कवर हुआ, कोलंबस ने डिस्कवर किया, तो इससे पहले अमेरिका में रेड इंडियन आबाद थे। रेड इंडियन समझ लें वो रेड इंडियन ट्राइब जो है वो अफ्रीकन ट्राइब की तरह थे, यानी उसमें उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम अफ्रीकन ट्राइब की तरह है, और इस तरह से वो उनके कल्चर, बिहेवियर, उनके ड्रेसेस हैं। लेकिन जब अमेरिका आबाद हुआ, तो अमेरिका में आबाद होने वाले ज्यादातर लोग कौन से थे? वो यूरोप के जो स्काउंड्रल्स थे, जो बदमाश टाइप लोग थे यूरोप के, वो वहां पे जाके आबाद हुए और उन्होंने वहां पे रेड इंडियन को या तो कत्ल कर दिया या वहां से भगा दिया। और इस तरह से, लेकिन कुछ एरियाज में रेड इंडियन मौजूद रहे, और वहां पे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे आज भी रेड इंडियन वो ज्यादा मेजॉरिटी में है, लेकिन वो चंद एक हैं। मोस्टली एरियाज में रेड इंडियन को भगा दिया गया अंग्रेजों ने वहां से, क्योंकि अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने उस वक्त सुपर पावर भी थी, इंग्लैंड था, इसलिए उस वहां पे उनको भगा दिया। उनके कल्चर इस तरह से हैं, वो मुख्तलिफ, आप कह लें पुराने जमाने से जिस तरह से लिबास होते थे बड़े ही एम्ब्रॉयडर्ड और बहुत सारे डिस्टिंक्शन के साथ, ही उनका चीफ्टन है, यानी कि सरदार है कबीले का, इस तरह से उनके कबायली सिस्टम है आज भी। इवन मॉडर्न एज में, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मॉडर्न गर्ल, तो वो फिर भी अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को उसी तरह से कायम रखे हुए हैं, और उसी तरह से उनके ट्रेडिशन और कल्चर बरकरार है। उनकी कल्चर की एक और चीज, बहुत सारी जो लोकल आप कह लें वहां पे रिफ्लेक्शन है लोकल कल्चर की, और उनकी जो लाइफ है, सोशल और ट्रेडिशनल लाइफ है, उसमें जानवरों का बड़ा रोल है। जैसे आप देखेंगे, ये सारे उनके गॉड्स हैं, मुख्तलिफ गॉड्स हैं। जो उनके गॉड्स हैं उनमें आप नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ जानवरों के जैसी पिक्चर्स हैं, मुख्तलिफ जानवरों के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये उनका जो कल्चर है वो रिच विद एनिमल इमेजरी है, और इसीलिए वहां पे एनिमल्स का, परिंदों का और नेचर का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें वो अक्सर हमें उन पिक्चराइजेशन करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद एक और पिक्चर है गॉड्स की, इसमें भी आप देखेंगे कि उनके गॉड और गॉडेसेस इस तरह से मुख्तलिफ गॉड्स हैं, उनके हर एक अलग अलग से गॉड है, और उनमें हमें इस तरह से मतलब मुख्तलिफ जानवरों के साथ रिजेंबलेंस नजर आएगी उनमें। तो इसीलिए उनकी शायरी में, उनके लिटरेचर में, उनके अदब में ये एनिमल इमेजरी बहुत
आम है, यानी कि एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पोएम में भी हमें ऐसी ही बयान किया गया है। पोएट का तारुफ करते हैं जी पहले। नेटिव अमेरिकन पोएट है और नाम है उसका स्कॉट नॉर्मंडी। क्यूबा इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्यूबा वहां पे एक ट्राइब है और उसी के कल्चर के बारे में लिखते हैं। और इसको नेटिव अमेरिकन यानी रेड इंडियन जो कल्चर है उसका बानी कहा जाता है, यानी उसमें इसने सबसे पहले लिखना शुरू किया। और पीएचडी था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और क्यूबा हिस्ट्री भी इसने लिखी, इस पे पुलित्जर अवार्ड मिला इसको। ये अमेरिका का जो सबसे बड़ा अवार्ड है लिटरेचर। ये जो पोएम है इसका पूरा नाम आपकी बुक में सिर्फ द डिलाइट सॉन्ग है, लेकिन इसका असल पूरा नाम है द डिलाइट सॉन्ग ऑफ सोएटली। ये सोएटली हम रॉक बॉय को कहते हैं जो पहाड़ों पर रहता हो और उसको रॉक बॉय कहते हैं। तो जो नेचर के साथ खेलता हो, नेचर के साथ रहता हो, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं? सोएटली उनकी जुबान में। और इसी से ये इसका जो रखा है उसने टाइटल, वो भी द डिलाइट सॉन्ग ऑफ सोएटली। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कैरेक्टर हम राइटर प्रोड्यूस करता है अपनी राइटिंग में तो हम पर्सोना कहते हैं, यानी ऐसा कैरेक्टर जो तख्लीक करता है पोएट अपनी पोएम में, या वो कैरेक्टर जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोना कहते हैं, यानी कैरेक्टर इन आ पोएम। जो पोएम में क्रिएटेड जो किया हो उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? पर्सोना कहते हैं। तो ये इसका जो पर्सोना है वो रॉक बॉय है, यानी कि उसका ये सॉन्ग है। जाहिर है ये पोएम तो पोएट ही लिखता है, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर तख्लीक किया जाता है, जो कैरेक्टर बयान हो रहा होता है, जिस कैरेक्टर की लाइफ बयान हो रही होती है, जिसके फीलिंग इमोशंस बयान हो रहे होते हैं, वो हमारा पर्सोना है। तो वो रॉक बॉय है जो खुशी का वो गीत गा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है पोएट। ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि वो क्या देता है? पॉजिटिव पिक्चर देता है नेचर की, और उसके बाद नेचर के बारे में बयान करता है कि नेचर किस तरह से ब्यूटीफुल है। और उसके बाद यहाँ पे इंसानी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है इसमें। इंसानी रिलेशनशिप अगर किसके साथ हो? फाउंड हो नेचर के साथ और उसकी फोर्सेस के साथ और डिवाइन फोर्सेस के साथ। तो इंसान क्या करता है? वो क्या रहता है? उसकी जिंदगी फ्रूटफुल होती है और उसकी जिंदगी ब्यूटीफुल होती है। ये तभी होगी जब क्या होगा? फ्रूटफुल और ब्यूटीफुल तभी होगी जब इंसान उसको क्या करेगा? उसकी नेचर को समझेगा, यानी नेचर को वो इंडोर्स करेगा। तो इस तरह से इस पोएम में हमें नेचर के बारे में और उसके बाद उसके साथ इंसान का रिलेशनशिप और उसके इफेक्ट्स जो हमारी जिंदगी में होते हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। और इसकी सेटिंग वही अफ्रीकन कल्चर है जहां पे एक विलेज बैकग्राउंड से सेटिंग दी गई है, जहां से वो हमें नजर आता है, यानी कि उसकी पिक्चराइजेशन होती है। नेटिव अमेरिकन कल्चर में एनिमल को बहुत अहम रोल है, इसीलिए अक्सर हमें पोएम में हार्स, फिश, डियर, ईगल वगैरह हमें नजर आते हैं, जिनकी मदद से जिनके जरिए से सर्टन कल्चरल और सर्टन रिलीजियस एस्पेक्ट को दिखाया जाता है। लेट्स सी जी, पोएम स्टार्ट करते हैं। पहले कहता है पोएट, आई एम द फेदर ऑन द ब्राइट स्काई। मैं पर की तरह हूं जो ब्राइट स्काई में हो। ये पर की तरह आसमान पे उड़ना चाहता है। इससे मुराद क्या है? पर की तरह उड़ने से क्या मुराद है? यानी वो लाइट है, हैप्पी है। जब क्या होगा? हैप्पी है, तो इसका मतलब है लाइट वेटेड है, लाइट है, हैप्पी है, और ये उसकी हैप्पीनेस को शो कर रहा है।
जैसे हमारे अक्सर सॉन्ग होते हैं उडी उडी जामा हवा दे नाल, तो इसका मतलब क्या होता है, उस वक्त क्या होता है, वो हैप्पी होता है। तो हैप्पीनेस को शो करने के लिए वो यहाँ पे फेदर का सिंबल इस्तेमाल करता है। वो कहता है मैं हैप्पी होना चाहता हूँ, फ्लाइट करना चाहता हूँ इन द एयर पे। अब अगला जो इमेज देता है वो कहता है कि आई एम द ब्लू हार्स, अपने आप को नेचर के मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है। नेचर के मुख्तलिफ एलिमेंट से जिनके साथ खुद को एसोसिएट करता है, कौन कौन से, वो अपने आप को कहते हैं मैं ब्लू हार्स हूं। सारा ब्लू हार्स होना ये बड़ा अनकॉमन सीन है या अनकॉमन सिंबल है। अब जब अनकॉमन सिंबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जरिए से वो क्या दिखाना चाह रहा है, कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस को दिखाना चाह रहा है कि वो मिस्टीरियस फोर्सेस के जरिए से क्या करेगा, वो कायनात, वो जमीन पर ताकत हासिल करना चाहता है। ब्यूटी की एक और अलामत वो कहता है आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर, पानी में तैरती हुई फिश को वो वो बनना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है। तो पानी में तैरती हुई फिश भी क्या होगा, वो ब्यूटीफुल नेचर को रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद जो अगला है वो कहता है कि मैं बच्चा हूं, आई एम द शेडो ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पे शेडो ऑफ द चाइल्ड का मतलब क्या है, बच्चे की तरह होना चाहता है। बच्चे की तरह होने में दो चीजें मतलब रखती हैं, एक इनोसेंस है और एक सिन फ्री लाइफ है, और मोर ओवर हम कहते हैं केयर फ्री लाइफ। उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा केयर फ्री लाइफ है जो बच्चे की जिंदगी वो गुजारना चाहता है। इसका मतलब इन तमाम नेचर के सिंबल के साथ वो लाइफ की फिलोसफी, लाइफ की वो ब्यूटी, और उसके अलावा अपनी एक्सपेक्टेशन लाइफ की बताता है कि किस तरह से वो इस नेचर का हिस्सा बन के इस नेचर को एंजॉय करना चाहता है। तो नेक्स्ट जो हमारी लाइन, इस तरह से मुख्तलिफ इमेजेस के साथ वो अपने आप को डिलाइट करना चाहता है, इसके साथ वो क्या होगा, वो डिलाइट हासिल करेगा। डिलाइट सॉन्ग इसी को इंडिकेट कर। आई एम द ईगल फ्लाइंग विद द विंड, ये वही है, हाइट की अलामत है, हवा में ऊंचा उड़ना। पहला पॉइंट हो गया इसका हाइट का, सुपीरियरिटी का, उकाब का उड़ना सुपीरियरिटी की अलामत है। और उसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है एब्सोल्यूशन ऑफ सिंस है, गुनाहों से आजादी का सिंबल भी है। और उसके बाद वो ब्यूटीफुल नेचर का हिस्सा बनना चाहता है बीड्स के क्लस्टर की तरह। जिस तरह से बीड जो है वो इकट्ठे हो जाएं तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। फार्दर स्टार है, दूर से स्टार नजर आता है, ये भी ब्यूटीफुल को ब्यूटी को इंडिकेट करता है। कोल्ड ऑफ डाउन, जब सूरज गुरूब होता है तो उस वक्त की जो ठंडक होती है वो भी, सॉरी, सूरज तलू होते वक्त जो ठंडक होती है उसको वो उसका पार्ट बनना चाहता है, उसको भी वो यहाँ पे अप्रिशिएट करता है। और रोरिंग ऑफ रेन, बारिश के जो बारिश के गिरने की आवाज है, जो नॉइज है, उसको भी वो एक्सप्लेन यहाँ पे एंडोर्स करता है, लाइक करता है। तो रेनफॉल का जो म्यूजिक है, म्यूजिक ऑफ रेनफॉल है, उसके नतीजे में जो म्यूजिक पैदा होता है वो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही भला लगता है। यहाँ पे नेचर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को वो लाइक करके, एंडोर्स करके, उसका हिस्सा बन के वो क्या करना चाहता है, वो अपनी जिंदगी को ब्यूटीफाई करना चाहता है, या इन अदर वर्ड्स वो डिलाइट हासिल करना चाहता है इन लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट वाला है जी, कहता है आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ स्नो। जब स्नो चमकती है, जब स्नो गिरती है, सर्दियों का मौसम, पहाड़ पे बर्फ गिरी हुई है, उस पे जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें जब उस पे पड़ती हैं तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले बताया, जो हाइट का सिंबल है वो सुपीरियरिटी का सिंबल है,
दूसरों से अफजल होने का सिंबल है। यहाँ से मुराद फेम भी हो सकती है, जैसे पहाड़ ऊंचा हो के चमकता है, ऐसे ही मैं चमकना चाहता हूँ। उसके बाद ट्रैक ऑफ मून है, चांदनी रात है, नदी के साथ साथ इंसान चल रहा है और उसको चांद का अक्स उसके बीच में नजर आता है, तो ये भी ब्यूटीफुल सिंबल है। 4 कलर का फ्लेम बनना चाहता हूं, ये 4 कलर का जो फ्लेम है ये उनका कल्चरल सिंबल है। कल्चरल सिंबल में क्या है? कल्चरल सिंबल है, ये इस्तेमाल होता है क्लेंजिंग ऑफ सिंस के लिए, यानी उनके यहाँ आग जो है वो गुनाहों से आजादी का सिंबल है, यानी 4 कलर का फ्लेम। और वो ये सारी चीजें ड्रीम करता है, आई एम द ड्रीम ऑफ ऑल द थिंग्स, ये सारी चीजों का ड्रीम करना चाहता है। इससे मतलब ये हुआ कि ये पोएट की जो अप्रोच है वो रोमांटिक है, यानी कि वो रोमांटिक है, और ही हैज लव फॉर नेचर, वो फितरत के लिए उसका प्यार है कि किस तरह से वो नेचर के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप कायम करना चाहता है। अब जब हम नेचर की बात करते हैं तो व्हाट इज नेचर? जो भी डिवाइन ने, अल्लाह ताला की जात ने हमारी जिंदगी में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं वो सब के सब नेचर है। इंसान की सक्सेस कब हो सकती है? जब उन नेचर के प्रिंसिपल्स को वो स्टडी करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? नेचुरल क्या होगा? प्रिंसिपल के साथ। वो नेचुरल प्रिंसिपल के साथ जब कोऑर्डिनेट करता है तो तभी वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि कायनात में कोई भी चीज वो सिस्टम से बाहर नहीं है, सिस्टमैटिक है, और उसमें कोई भी चीज सिस्टम से बाहर नहीं है। कोई भी एक छोटा सा एक्शन, अगर सपोज हमने क्या होगा, एक छोटा सा एक्शन करना हो तो उस एक्शन के लिए अगर हम उसको स्टडी करें तो पीछे पूरा एक सेंसरी और क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस का एक पूरा मैकेनिज्म है जो चेंजेस होती हैं इंसानी बॉडीज में। तो ये चेंजेस का पूरा एक मैकेनिज्म है जो उसको चला रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कायनात में कोई भी चीज वो इस सिस्टम से बाहर नहीं है, वो सिस्टम के साथ है। इंसान की कामयाबी का राज किस में है? कायनात के सिस्टम को समझना और उसके मुताबिक खुद को चेंज करना। तो यही वो पोएट यहाँ पे वो बयान करना चाह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में वो अपने सारे इस डिलाइट सॉन्ग का फलसफा बयान करता है कि मेरा अच्छा रिलेशनशिप है अर्थ के साथ, लॉर्ड के साथ, यानी वर्ल्डली पावर के साथ भी और डिवाइन पावर के साथ भी। तो इसीलिए मैं जिंदा भी हूं, आई एम अलाइव, यानी सही मानों में जिंदा हूं, और मेरी जिंदगी क्या होगी है, ब्यूटीफुल भी है, और मेरी जिंदगी फ्रूटफुल भी है। जो क्या होगा, ब्यूटीफुल भी है और फ्रूटफुल भी है, मेरी जिंदगी का मकसद भी है। तो इसका मतलब है जिंदगी का मकसद हो के ही इंसान जो है वो कामयाब बनता है। तो ये तभी हो सकता है जब वो नेचुरल फोर्सेस को अपने अंदर वो समझता है, उसके मुताबिक चलता है। पहला रेफरेंस है जहां से पोएम ली गई है और कौन पोएट है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड, ये समरी है। नेचर इज सूदिंग और कंफर्टिंग है, पुरसकून है, आरामदेह है। मैन डिलाइट करता है एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को उसका हिस्सा बनकर। ह्यूमन लाइफ डिलाइट सॉन्ग बन जाती है, शाइनिंग स्टार में, इवनिंग लाइट में, कोल्ड ऑफ डाउन में, ग्लिटरिंग स्नो में, फ्लाइंग ईगल में, 4 कलर्ड फ्लेम में, और इनोसेंस ऑफ चाइल्ड में। उसका रिलेशनशिप अर्थली और डिवाइन फोर्सेस के साथ क्या बना देता है उसे? उसका रिलेशनशिप है तो मेक्स हिज लाइफ क्या वर्थ लिविंग, वो जिंदगी को रहने के लायक बना देता है। उसका इस तरह से वो जिंदगी के साथ जो तुल्लक है, नेचर के साथ तुल्लक है, उसको खूबसूरत बना देता है।
और जो अगला स्टेप है वो ऐसे ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसमें हमने पहले सिंपल लाइंस में, फिर क्रिटिकल एनालिसिस, मैंने बताया इसके क्रिटिकल एनालिसिस क्या क्या होंगे। इसमें एक तो मेन एस्पेक्ट है नेचर है, नेचर को किस तरह से बयान किया। दूसरा जो मेन एस्पेक्ट है वो है इंडियन कल्चर, यानी ये इंडियन से इंडिया मुराद नहीं है बल्कि रेंट इंडियन कल्चर को किस तरह से डिफाइन करता है। और उसके अलावा यहाँ पे आप कह लो ब्यूटी इंडियन कल्चर को किस तरह से डिपिक्ट किया है। और उसके बाद इंसानी जिंदगी का या ह्यूमन लाइफ किस तरह से सक्सेसफुल और हैप्पी है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक है पोएट, क्योंकि वो जिंदगी के बारे में एक पॉजिटिव पिक्चर पेश करता है। और ये सारे के सारे जहां तक फिगर ऑफ स्पीच का ताल्लुक है, अब पूरी पोएम में क्या यूज किए गए हैं, मुख्तलिफ मेटाफर इस्तेमाल किए गए, मेटाफर और सिमिली का इस्तेमाल किया जिसमें चीजों के साथ कंपेयर किया गया है। और दूसरा यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है जो कॉमन, वो है दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अनोफ्रा। अनोफ्रा क्या कहते हैं, जब किसी चीज को रिपीट किया जाता है जिसको हम रिपीटेशन कहते हैं, और जिसको हम रदीफ कहते हैं उर्दू में, रदीफ, उसको हम क्या कहेंगे, अनोफ्रा कहते हैं। तो अनोफ्रा की। और तीसरा जो इस्तेमाल है फिगर ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, वो है इसका जो फिगर ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल हुआ है वो है रिपीटिशन। यानी रेट्रिक डिवाइस होता है जिसमें हम स्पीच को ब्यूटीफुल या खूबसूरत या इंप्रेसिव बनाने के लिए हम रिपीट करते हैं चीजों को, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिशन जो ना वो होती है इसमें। तो ये रेट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद है जी ये तो हमारा हो गया। और काफिया रदीफ हमने राइमिंग स्कीम देखनी है उसकी, हम काफी अल्फाज की, वो हमने एंड पे देखते हैं। अब आ जाए जी वन बाय वन, 5 सेंटेंसेस हर स्टूडेंट ने करने हैं और इसको एक्सप्लेन कर कंप्लीट सेंटेंस करने हैं। कम ऑन, इट इज योर टर्न नाउ। It is a thought-provoking poem. It is written in the background of Indian culture and tradition. In this poem, the poet expresses his spiritual feelings. He shows his connection with nature. He uses the imagery of nature. He describes various elements of nature. He associates himself with them. Associate? He associates himself with them. Associate? He wants to develop good relation with the forces. He associates himself with them. He wants to develop good relation with the forces of nature. In this poem, the narrator is the poet himself. He uses first person pronoun. सोएटली है, सोएटली जो इसका करेक्टर है जो तख्लीक करता है, सोएटली इज द पर्सोना। लेकिन मैंने बताया था आपको कि पर्सोना हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली टर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन आप पोएट लिख सकते हैं, आमतौर पे यही इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअली वो करेक्टर है जो बोल रहा है, वो आई एम कौन कह रहा है, ये वो सोएटली है जो रॉक बॉय है, लड़का है। लेकिन हमारे यहाँ यही इस्तेमाल होता है, इसलिए बेहतर है ये आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। जी जी नेक्स्ट जी, और कौन करेगा जी? फिजा? The narrator is the poet himself. The poet uses first person pronoun. He calls himself a rock tree boy. He lives with nature. There are 3 common features. One is the motive of the boy and undergoing change to manhood.
The poet uses personification of animals and nature and their relationship with man. मैन अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि लड़का किस तरह से तब्दीली में गुजर रहा है, बॉयहुड से मैनहुड की तरफ वो जा रहा है, किस तरह से उसको इंडिकेट करता है उसके जरिए से। जी नेक्स्ट सी रीड करने हैं आपने सारे। The poet wants to lead the joyful and enjoying life. He shows happiness, satisfaction, and enjoyment. He uses various images. He uses them metaphorically. He reflects various aspects of human life. He ये uses an रिफ्लेक्ट ये images इस्तेमाल कर रहे हैं। They reflect various aspects of human life. They reflect various aspects of human life. The poet uses an aphora of I am. He uses the rhetoric device of repetition. Anaphora of An I opera am. uses the rhetoric. An opera of I am uses the rhetoric device of repetition. He uses the rhetoric device. Who will be the next? अब यहाँ से poem शुरू होती है। ये जनरलाइज फैक्ट है उसके बारे में। जी फातिमा नहीं। The poet feels happy when he flies in air. He floats in the air. It is a metaphor of happiness. He associates himself with the forces of the earth. He presents unusual images of blue horses. It represents some mystical power. It exerts his power in the. He wants to exert his power in the world. He wants to get the beauty of fish. He strolls in the water. He नहीं, which rolls in the water? Fish roll कर रही है ना in the water। और यहाँ पे ऊपर आपने जो सेंटेंस पढ़े, फ्लोट कर नहीं रहा, वो फ्लोट करना चाहता है, फ्लाई और फ्लोट यहाँ पे करना चाहता है स्टिल अभी। तो इसका मतलब है ये उसका ड्रीम है, अभी होना है। जी कमान। he wants to falls on its scales. नहीं, कौन सी चीज उस स्केल पे गिरती है? इट स्केल, क्या चीज गिरती है उसके स्केल्स पे? पीछे बात किसकी हो रही थी? फिश की हो रही है। Light. हाँ Light falls when light falls on its scale, it glitters into 7 colors. It is the symbol of playful, watchful, and protective life. It is correct. It is characterized by innocence and purity. कौन है innocent? Child, children are characterized by innocence and purity. A poet wants to lead a carefree and happy life. He indicates that he wants to enjoy a sunny, happy day when, if there will be sunlight. If there will be sunlight, good. जी नेक्स्ट जी है, इसमें दो तीन तरह के इमेज है। क्लस्टर ऑफ बीड्स है, ईगल है, फॉर द स्टार है, कोल्ड ऑफ डॉन है, रोरिंग ऑफ रेन है। जी कौन करेगा जी इसे? फरा अकरम। Anyone else? Anyone else? The poet wants to become the part of nature. He wants to fly as an eagle, which explores the entrails of air. It shows happy attitude and playfulness. It is a symbol of carriers of prayers in Native American culture. The poet relates himself with different phenomena of nature. He wants to shine. जी He wants to shine as the cluster of beads, which reflects 7 hues of light. He wants to become faithful and powerful. He draws the imagery of a farthest star, which twinkles at night. The star looks very beautiful. The poet gets the charm of the cold of dawn. He draws the picture of falling rain, which sounds pleasant. It is a beautiful phenomenon of nature. It becomes the musical display of rainfall. become musical down जो ना हो गया। जी नेक्स्ट सी और कोई? राबिया राहत।
The poem creates the imaginary of the moon. It gives pleasant moonlight. It is soothing and comforting. It reflects the shadow of the moon in the lake. It travels with man. It considers the poet. The poem considered himself. The poem considered himself the glittering of snow. When light falls on it, considers. ठीक है. When light falls on it, it shines brightly. It reflects the dazzling light. It is a part of this kind of nature. It desires to have the four colors of life. He wants to part of this kind of nature. वो बनना चाहता है. He desires to have the four colors of life. It is a symbol of cleansing people. Native American culture. In Native American culture, यहाँ पे वो पाक होना, गुनाहों से पाक होने की अलामत है, जो आग का सिंबल है. He has dreamed to be a part of natural world. ठीक है. It presents the secret of life. It is characterized by good relationship with the earth, the lords, and all beautiful and fruitful things. It makes his life purposeful and fruitful. He helps others. He develops harmonious relationship in a society. Harmonious relationship develop कर लेता है. जी, who will answer the what do you understand when the poet says I am the shadow that follows the child? क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाह रहा है? Who will answer? The poet wants to describe the innocence of a child. A child is a symbol of innocent life. Therefore, the poet also wants to live a carefree and sin-free life. एक carefree and sinful है. तीन मेन पॉइंट है. एक innocence है, एक carefree और क्या होगा? Playful life गुजारना चाहता है पोएट इसमें. Very good. How can the crust of the snow glitter? Next question जी. Next person. The crust of snow glitters when light falls on it. It presents a beautiful picture of nature. जी, ठीक हो गया. ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ नेचर. और इसके अलावा ये ग्रैंडियर को भी शो करता है, हाइट को भी शो करता है स्टेटस के. जी, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द पोएट या थीम ऑफ द पोएम? क्या ख्वाब है उसका? क्या मेन आइडिया भी यही है और ख्वाब भी वही है? जी. नेक्स्ट पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सारा ख्वाब ही है जो ये करना चाहता है, हासिल करना चाहता है. Poet wants to lead a delightful and joyful life. हाँ, और किसका हिस्सा बनना चाहता है वो? He wants to be a part of nature. ठीक हो गया. और कौन कौन सी नेचर के हिस्से हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ, वो सारे नाम चंद एक के नाम लिख देते हैं. ही वांट्स टू बी a glittering star, क्या होगा? blue horse, an eagle flying in the air, etc. सारा कुछ लिख देना जी. उसके बाद what is the effect of man's good relation with earth and lords? क्या असर होता है जी उसका? Man's good relation with the earth and lords makes his life fruitful and purposeful. He can live his life in a real sense. In this way, his life becomes helpful and beneficial for other people. शाबाश. बेनिफिशियल हो जाती है, उसके बाद ब्यूटीफुल हो जाती है, और उसकी जिंदगी पर्पसफुल हो जाती है. तो ये तीन चीजें डेवलप हो जाती हैं. उसके बाद है व्हाट द थिंग दैट कीप अ पर्सन लाइव? कौन सी चीजें हैं जो लाइव रखती हैं इन रियल सेंस? Man's good relation with the earth and Lord and beautiful things keep him alive. ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल थिंग. चार चीजें होगी जी. मूड ऑफ द पोएम या पोएट क्या है? पोएम क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, हैप्पी है, सैड है? क्या है जी मूड ऑफ द पोएम? The mood of the poet is optimistic and happy. शाबाश. मूड ऑफ द पोएम इज ऑप्टिमिज्म, और इसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ द नेचर हो गया. उसके बाद मेन आइडिया ऑफ द पोएम क्या है जी? व्हाट इज द मेन आइडिया? जी भाई.
मेन आइडिया the main idea of the poem is that man should develop good relations with the earth and the lords. The man should live a delightful life, like a life of a children. जी, और इसके अलावा उसको क्या करना चाहिए? शुड डेवलप गुड रिलेशन विद नेचर या सराउंडिंग नेचर, और जिंदगी को क्या बनाना चाहिए? ही शुड मेक हिज लाइफ पर्पसफुल एंड क्या होगा? ब्यूटीफुल, by making it, by creating some objectives in life. It was all, these were all the questions about it. If you have any question, you can ask.